सुबह की वजह है 10। नमस्ते, मैं राशिद। गलवान की सैटेलाइट इमेजेस अभी तक आपके सामने रही हैं, लेकिन क्या आप जानना नहीं चाहेंगे कि अभी गलवान कैसा नजर आता है? हम आपको दिखाएंगे और बताएंगे। 2 किलोमीटर पीछे अगर चीन की सेना हटी है तो फिर 97 साल पुराना इतिहास क्यों याद किया जा रहा है, यह भी बताएंगे और दिखाएंगे। लेकिन शुरुआत हमेशा की तरह बड़ी खबर के साथ। चीन विवाद में भारत की मदद करेगा अमेरिका, इस वक्त की सबसे बड़ी खबर। सैन्य मदद के लिए भी अमेरिका तैयार है, ये व्हाइट हाउस की तरफ से कहा गया है। भारत के साथ मजबूती से खड़ा है अमेरिका, यह भी व्हाइट हाउस की तरफ से कहा गया। साउथ चाइना सी में अमेरिका के 2 पोत भी तैनात किए गए हैं। इससे पहले हमने आपको दिखाया था कि किस तरह से अमेरिका ने साउथ चाइना सी में परमाणु युद्ध पोत की तैयारी की है। कोरोना के वक्त में भारत और चीन के बीच जो तनाव है और भी ज्यादा बढ़ गया था, लेकिन अब चीन के साथ विवाद में भारत को अमेरिका का साथ मिला है। ये अभी की बड़ी खबर है और ये कहा जा रहा है ये भारत की बड़ी कूटनीतिक जीत है। लेकिन गलवान में चीन आ गया है पीछे। सबूत चाहिए क्या? एक सबूत गैंग भी है जो सबूत मांगा करता है। इंडिया न्यूज देगा। इंडिया न्यूज के पास चीन के पीछे हटने के एक बिल्कुल ताजा सबूत मौजूद हैं। सैटेलाइट इमेज नहीं बल्कि एक्चुअल फोटोग्राफ देखिए, आपकी टीवी स्क्रीन पर नजर आ रही है। गलवान की वो तस्वीरें जो किसी के भी पास नहीं है। अभी टीवी स्क्रीन पर मैं एक बार चाहूंगा कि हाँ, पूरी स्क्रीन पर दिखाया जाए कि गलवान जहां पर भारत और चीन की सेना भिड़ी थी, वहां ताजा हालात क्या है। ये देखें आप, तस्वीरों में आपको नजर आ रहा है चीनी सेना किस तरह से अपना एस्टैब्लिशमेंट उखाड़ रही है। 2 किलोमीटर पीछे जा रहे हैं। गलवान की वो तस्वीरें जो किसी के भी पास नहीं है। गलवान की सैटेलाइट इमेज नहीं बल्कि हम आपको रियल पिक्चर्स दिखा रहे हैं। धूर्त ड्रैगन को भारत ने खदेड़ा। चीन को पीछे बुलानी पड़ी सेना। भारत ने दिखाया दम। चीन ने पीछे खींचे कदम। जो चीन अपने अड़ियल पने के लिए दुनिया भर में जाना जाता है, भारतीय सेना के सामने उसकी एक न चली। भारत के सामने शातिर चीन की हेकड़ी ऐसी ढीली हुई कि आखिरकार मजबूर होकर चीनी सेना को अपने कदम पीछे खींचने पड़े। चीन के पीछे हटने और इस फैसले की टाइमिंग को गौर से समझिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लद्दाख दौरे के ठीक 2 दिन बाद चीन के तेवर ढीले पड़ते दिखाई दिए हैं। तो इसका सीधा मतलब ये है कि चीन को इस बात का इल्म है कि भारत 1 इंच जमीन के साथ भी समझौता करने के मूड में नहीं है। चीनी सेना मरती क्या न करती, उसे पीछे हटना पड़ा। लेकिन ध्यान रखिए कि ये धोखेबाज मुल्क है जिसकी कथनी और करनी में जमीन आसमान का फर्क है। जी हाँ, चीन के इस चरित्र का 2 टूक जिक्र करके भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने ड्रैगन को ऐसा आईना दिखाया जिसकी आहट गलवान घाटी तक सुनाई पड़ी। एनएसए अजीत डोभाल ने चीन के विदेश मंत्री वांग यी से वीडियो कॉल पर चर्चा की और इस बातचीत के कुछ ही घंटे बाद चीन ने अपनी सेना वापस बुलाने का फैसला किया। ये तो हम आपको बता रहे थे कि इनसाइड स्टोरी क्या है, इनसाइड स्टोरी के पीछे की भी कहानी क्या है, पर्दे के पीछे क्या चला, ये बताएंगे हमें राकेश कुमार सिंह। मेरी सहयोगी रचना बंसल भी मेरे साथ में जुड़ी हैं। आशीष सिंह मेरे कोलीग भी मेरे साथ में जुड़ेंगे। मेजर जनरल जेकेएस परिहार के पास भी चलूंगा, लेकिन उससे पहले हम आपको लेकर के सबसे चलते हैं अपने टच पैनल स्टूडियो और आपको दिखाते हैं कुछ जिंदा सबूत। गलवान को अभी तक आप सैटेलाइट इमेजेस के जरिए ही देखते चले आ रहे हैं। हम आपको दिखाते रहे हैं कि वर्चुअल इमेज में गलवान कैसा नजर आता है, लेकिन असली पिक्चर आपको फ्रेम दर फ्रेम मैं आपको दिखाता हूं अपने टच पैनल स्टूडियो के जरिए। यहां पर चारों तस्वीरें गिराई जाएं। गलवान जहां से 2 किलोमीटर पीछे हटा है चीन, आप देखें। और दूसरे ये देखें, 1, 2, 3 और 4, ये 4 पिक्चर्स हम आपको दिखा रहे हैं। ये असल में वो गलवान घाटी है जहां पर 15 और 16 जून को भारत और चीन के सैनिकों के बीच भिड़ंत हुई है। इन दूसरी तस्वीरों में आपको नजर आ रहा है कि किस तरह से चाइना के जो सैनिक हैं पीछे हट रहे हैं।
इस पिक्चर में आपको नजर आएगा कि कैसे अपने एस्टैब्लिशमेंट को लेकर के वापस जा रहे हैं चीन के सैनिक और भारत के दबाव में लेह लद्दाख। चूंकि जब प्रधानमंत्री पहुंचे शुक्रवार के दिन, उसके ठीक 3 दिन के बाद अगर ये मेजर डेवलपमेंट हुई है तो इसके पीछे की भी एक कहानी है। लेकिन सबसे पहले फिर से आप देखें, क्या हम ये जूम कर सकते हैं? जूम कैमरा के जरिए दिखाइए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 कई चीनी सैनिक भी आपको नजर आ जाएंगे। और यहां पर ये जो रफ पैचेस आपको नजर आ रहे हैं, ये छोटे छोटे बिल्कुल पत्थरों के साथ में ये वाले पैचेस जो हैं ये पहाड़ियां हैं। पहाड़ियों का इस्तेमाल करके चाइना की हमेशा कोशिश ये रहती है कि किस तरह से घुसपैठ की जाए। ये गलवान की 4 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, लेकिन क्या आप जानना नहीं चाहेंगे 2 किलोमीटर की वो जगह क्या है जहां से असल में चीन पीछे हटा है? टच पैनल पर अगला ग्राफिक गिराया जाए। अब आप देखें, ये हम आपको कल की, यानी जब चीन 2 किलोमीटर पीछे गलवान से गया तब की हम तस्वीरें दिखा रहे हैं। एक एक करके आप देखिएगा। जो हरा रंग नजर आएगा ये भारत की पोजीशन है, और जहां पर आपको लाल रंग नजर आएगा ये चाइना की पोजीशन है। ये भारत की पोजीशन है कि इस बात को भलीभांति इस बार सोच समझकर आगे बढ़ रहे हैं, चाहे वो वेट एंड वॉच सिचुएशन हो, चाहे वो एक पोस्ट हो, गैल्वन हो, या फिर 4-5 ऐसी जगह जहां पर जो कॉन्फ्लिक्ट है दोनों सेनाओं के बीच में वो हो रहा है। तो सेना इस बार बहुत फूक कर कदम रख रही है। वो इसलिए क्योंकि आपका कहना यह है कि सेना इस बार बहुत ज्यादा फूक करके कदम रख रही है। एक बार राकेश कुमार सिंह के पास भी जाना बेहद जरूरी है। राकेश कुमार सिंह, हमें ये बताएं, हर कोई ये जानना चाहता है कि 2 घंटे में क्या हुआ। यानी जो चाइनीज रिप्रेजेंटेटिव के साथ में अजीत डोभाल के साथ बातचीत हुई है, 120 मिनट की बातचीत की इनसाइड स्टोरी क्या रही? देखिए राशिद, पूरे घटनाक्रम का मैं जिक्र करना चाहूंगा। किस तरह से आखिरकार चीन किस तरह से आखिरकार बैकफुट पर आया। कूटनीतिक मोर्चे पर जोरदार घेरेबंदी के साथ साथ भारत ने पेइचिंग को आर्थिक झटका दिया था, जिसके बाद उसके पांव उखड़े। रही बात की जो टॉप सोर्सेज हैं, वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लद्दाख यात्रा चीनी आक्रामकता के सामने भारत की चट्टानी इरादे जता दिए थे। इससे सरकार का चीन और पूरी दुनिया को एक संदेश मिला। अब रही बात कि आखिरकार किस तरह से 2 घंटे की जो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल और चीन के विदेश मंत्री वांग यी के बीच बातचीत हुई। उस दिन का मैं रविवार का सुबह का वाकया का जिक्र करूंगा, कैसे जो पृष्ठभूमि तैयार हुई थी। थल सेना अध्यक्ष ने रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को फोन किया और ग्राउंड जीरो की स्थिति से अवगत कराया। उसके बाद विदेश मंत्रालय जो है चीन के अपने जो चीनी फॉरेन मिनिस्ट्री था उसके संपर्क में आया, और उसके बाद राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल के लिए दोपहर बाद की मीटिंग करते हैं। आप जितनी भी जानकारी दे रहे हैं उसके मुताबिक हम एक ग्राफिकल इनपुट तैयार करते हैं, और अगले 2 मिनट के ठीक 2 मिनट के बाद उस ग्राफिकल इनपुट के साथ हम दोबारा से लौटेंगे। राकेश, आप रहे हमारे साथ में। मेजर जनरल JKS परिहार भी हैं। रचना, आपके पास में आ रहा हूं, लेकिन उससे पहले एक बार फिर से टच पैनल स्टूडियो मुझे जाना पड़ेगा, क्योंकि गलवान से तो हट गए, लेकिन बाकी और टेंशन वाली जगह कौन कौन सी हैं ये भी दिखाना बहुत जरूरी है। गलवान से तो हटे, लेकिन पेंगोंग में क्या होगा, फिंगर होगा, ये फ्लैश पॉइंट और कौन कौन से हैं आप देखें। चूंकि ये हम पूरा मुकुट वाला इलाका आपको दिखा रहे हैं। ये अक्साई चिन्ह है जिस पर बार बार चीन अपना दावा ठोकता है। अक्साई चिन्ह में जो आपको ग्रे एरियाज नजर आ रहे हैं, ये जो ग्रे पैचेस आपको नजर आ रहे हैं, यहां पर चाइना ने अपने कंस्ट्रक्शन बनाए हुए हैं, बहुत मजबूत कंस्ट्रक्शन बनाए हैं। कहीं पर हेलीपैड बना लिया है, कहीं पर और इसके अलावा कई ऐसे स्पॉट हैं जहां पर अपने बेस कैंप बना लिए हैं। लेकिन भारत की जो क्लेम लाइन है, जो कि मैकमोहन रेखा कही जाती है, ये भारत की है, जो कि लगातार भारत ये कहता है कि हम तो इसे ही मानते आए हैं क्योंकि अक्साई चिन्ह हमारे लिए भारत की एकता, अखंडता, संप्रभुता का सबूत है। लेकिन चीन का कहना यह है कि नहीं, हम तो LAC को मानेंगे, यानी 1962 वाली स्थिति। लेकिन LAC को भी लेकर के हमेशा चीनी इसे रीडिफाइन किया जाना चाहिए। अब ऐसे में आप ये देखिए कि LAC पर क्या क्या है। LAC पर गलवान है, गलवान से 2 किलोमीटर पीछे, यानी इस तरफ, इधर गलवान से 2 किलोमीटर पीछे अगर चीन की सेना बढ़ी है तो सवाल बहुत बड़ा है कि चीन की सेना अगर मान लीजिए 20 किलोमीटर आगे चली गई थी तो 2 किलोमीटर ही तो पीछे गई है। हॉट स्प्रिंग यानी घोघरा का जो इलाका है, ये गर्म पानी का चश्मा है जो कि गलवान और पेंगोंग के ठीक बीच में है। यहां पर भी अक्सर ही एक फ्लैश पॉइंट बनाने की कोशिश करता है। क्या चीन यहां से हटेगा, पहला सवाल है। पेंगोंग लेक के किनारे फिंगर 1 2 3 4 5 6 7 8
क्या फिंगर 4 तक जो चीन बढ़ करके आता था या फिंगर 4 को भी क्रॉस करके आगे भारतीय सीमा में घुसने की कोशिश करता है, क्या वहां से अलग हटेगा? यह अगला सवाल है। अपनी क्लेम लाइन पर बार बार धोखेबाजी करने की कोशिश करता है चाइना, क्या वहां से हटेगा या फिर नहीं? यह भी बहुत बड़ा सवाल है। और हम आपको जितनी भी ये जगह आपको दिखा रहे हैं ना, ऑरेंज कलर का ये जो एरो आपको नजर आ रहा है, ये सब वो जगह है 2020 में जहां पर भारत और चीन के सैनिकों के बीच झड़प हुई है। लेकिन 120 मिनट, क्या हमारा ग्राफिकल इनपुट तैयार है? जो राकेश बता रहे थे, तैयार है। 120 मिनट की इनसाइड स्टोरी क्या है, दिखाई जाए। 120 मिनट की इनसाइड स्टोरी देखें आप। पीएम मोदी के लद्दाख दौरे के 2 दिन के बाद पीछे हटी है चीन की सेना। ये 120 मिनट में क्या क्या हुआ है देखें आप। एनएसए अजीत डोभाल पूरी तरह से अलर्ट हो गए, अटेंटिव हो गए। चीन के विदेश मंत्री वांग यी से उन्होंने बात की है। 120 मिनट में पूरी कहानी बदल गई। डोभाल के तेवर ने चीन की हवा पूरी तरह टाइट कर दी। पीएम मोदी ने लेह लद्दाख का दौरा किया, 2 दिन के बाद पीछे हट गई चीनी सेना। अजीत डोभाल ने चीन के विदेश मंत्री पर प्रेशर बनाया, वीडियो कॉल की, 2 घंटे तक बातचीत चली है। अजीत डोभाल और वांग यी में बातचीत हुई है और अजीत डोभाल ने कहा PP-14 से पीछे हटो, PP-15 से पीछे हटो। हॉट स्प्रिंग फिंगर एरिया पर डोभाल ने बहुत सख्ती दिखाई। LAC पर सेना हटाने, डी एस्केलेशन के प्रोसेस को जल्द ही पूरा किया जाए, यह भी अजीत डोभाल ने साफ कर दिया। दोनों देश LAC का सम्मान करेंगे। एक तरफा गलवान वैली के दूसरी तरफ और जहां पर क्लैश पॉइंट था, ये वो क्लैश पॉइंट आपको नजर आ रहा है। ये देखें आप, यहां ये पीले रंग का जो आपको एक डॉट नजर आ रहा है, ये क्लैश पॉइंट है। और क्लैश पॉइंट से कैसे 2 किलोमीटर पीछे चीन की सेना हटी है, ये आपको सैटेलाइट इमेज अभी नजर आ रहा है। एक एक करके आप समझें। ये क्लैश पॉइंट है, ये DSDBO रोड है जो अक्सर ही मैं बताया करता हूं कि दौलत बेग ओल्डी तक जाती है। यही 323 किलोमीटर की DSDBO रोड है जो चीन की आंखों की किरकिरी बनी रहती है। लेकिन यहां पर आकर के, यहां असल में श्योक नदी और गलवान नाला, इन दोनों का ही संगम है और यहीं पर चीन को यह लगता है, क्योंकि अगर पीछे की तरफ जाएं तो यहां पर रोड पूरी तरह से ब्लॉक है, आगे की तरफ भारत की सड़क बन रही है। चीन को यह लगता है कि अगर भारत सड़क बना लेगा तो हिमालयन रेंज में भारत का प्रभुत्व हो जाएगा और यहीं पर क्लैश पॉइंट था। इससे 2 किलोमीटर पीछे, ये देखें आप, और बहुत ही चरणबद्ध तरीके से आपको हम दिखा रहे हैं। ये जो आपको डॉट नजर आ रहा है ना, ये डॉट्स देखें आप। इन डॉट्स के जरिए हम ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि क्लैश पॉइंट से, जहां पर भारत के 20 जवान शहीद हुए थे 15-16 जून की तारीख, वहां से 2 किलोमीटर पीछे किस तरह से चीन आया है। और ये हम सैटेलाइट इमेज के जरिए आपको है। और भारत की पोजीशन, यानी जो ITBP कैंप भारत का पहले भी रहा है, ये 2-2 किलोमीटर, दोनों ही फौज आपको 2-2 किलोमीटर पीछे नजर आ रही है। लेकिन अगला ग्राफिक गिराएं, अगला ग्राफिक यहां पर डाला जाए, जिसके जरिए हम आपको ये बताएंगे और दिखाएंगे कि असल में LAC के साथ वो कौन सा है जहां से अब 4 किलोमीटर पीछे चीन के सैनिक हट गए हैं। आप देखें, जिस सड़क के बारे में अभी मैं बता रहा था, ये आपको जो डॉट्स नजर आ रहे हैं ना, 323 किलोमीटर की यही सड़क, यही वो सड़क है जिसे बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन बना रहा है। इस सड़क का एक बहुत बड़ा हिस्सा बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से, और स्ट्रेटेजिक वे में चीन को यह लगता है कि भारत ने अगर इस रोड का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया तो दौलत बेग ओल्डी तक जितने भी चोक पॉइंट बनाता है या चीन जितने भी फ्लैश पॉइंट बनाने की कोशिश करता है, भारत वहां पर उसे रोक देगा और भारत उसे घेर लेगा। और ITBP का ये बेस कैंप आपको नजर आ रहा है, ये गलवान नदी है और यहां से ये पूरा LAC का इलाका जाता है। और इस जगह, ये आपको जो जगह नजर आ रही है, इस पोजीशन पर वो क्लैश पॉइंट था जहां पर भिड़ंत हुई थी। और इसी से 2 किलोमीटर पीछे, यानी ये देखिए आप, PLA का आपको, चाइना का आपको झंडा नजर आ रहा है, ये भारत का ट्राई कलर फ्लैग आपको नजर आ जाएगा। यहीं से 2 किलोमीटर पीछे, इस इमेज में 2 किलोमीटर पीछे हट करके अब चाइना की फौज आ गई है। लेकिन बहुत बड़ा सवाल है, हम आपको यह भी दिखाएंगे, 1962 के इतिहास में भी लेकर के चलेंगे। ठीक इसी तरीके से चीन ने 1962 में भी किया था और कहते हैं कि गलवान में पीछे हटने के बाद 97 दिन के बाद फिर से चीन आ गया था वापस। चीन पर किस हद तक विश्वास किया जाए, टीवी स्क्रीन पर लेकर के आए मेरे जो भी कोलीग्स मेरे साथ में जुड़े हुए हैं। मेरे सीनियर कोलीग आशीष सिंह, सीनियर कोलीग राकेश कुमार सिंह मेरे साथ में है, रचना बंसल भी रिपोर्ट कर रही है न्यूज रूम से लाइव। आशीष, सबसे पहले आपके पास आते हुए मुझे ये बताएं कि 1962 में भी ठीक इसी तरह से चीन गलवान से पीछे हटा था, लेकिन 97 दिन के बाद भारत और चीन के बीच 1962 का युद्ध हो गया। क्या वाकई में चीन पर विश्वास किया जाए? बिल्कुल नहीं, इस बात में कोई शक नहीं है।
राशिद जी की चीन पर विश्वास नहीं किया जा सकता। और ये कोई आज की बात नहीं है, कोई 2020 की बात नहीं है, ये कम से कम 60 सालों से हम देखते आए हैं। एक हेडलाइन थी 15 जुलाई 1962 में 1962 में, आगे पार्डन, 15 जुलाई 1962 में, और वो हेडलाइन क्लियरली कहती थी कि चाइनीज ट्रूप्स विड्रॉ फोर्सेस फ्रॉम गैल्वन पोस्ट। 7 जुलाई 2020, 58 साल बाद, लगभग वही महीना है, हफ्ते भर का डिफरेंस है। हेडलाइन आज भी वही है कि चाइनीज फोर्सेस ने गैल्वन से अपनी फोर्सेस हटाई। उसके बाद हुआ क्या था, आप जैसे कि एक्सप्लेन कर ही रहे हैं कि उसके बाद में 1962 का युद्ध हो गया, और केवल कुछ ही महीनों बाद। लेकिन जिस तरह से हमने चाइनीज स्ट्रैटेजी देखी है, ये न केवल भारत के साथ में, बाकी सारे देशों के साथ में भी, चाहे वो ताइवान हो या फिर फिलीपींस हो, और कुछ हद तक मलेशिया के साथ में भी वो टेरिटोरियल बदमाशियां करते रहे। तो इस तरह की चीज़ों को देखते हुए बिल्कुल भी उन पर विश्वास किया नहीं जा सकता। विश्वासघात एक मेन, मैं कहूँगा, ट्रेट है, कैरेक्टरिस्टिक है चीनी सरकार का, चीनी सेनाओं का। और इसी के मद्देनजर बिल्कुल भी भारतीय, चाहे वो सरकार हो या फिर सेना हो या नेवी हो, एयरफोर्स हो, बिल्कुल भी चीन पर विश्वास नहीं किया जाना चाहिए। और जितना मेरी आर्मी हेडक्वार्टर में कल रात तक बात हो पाई है, उन्होंने ये क्लियर कर दिया, कदम नहीं उठाएंगे। ये भी अजीत डोभाल की तरफ से सीधे तौर पर कह दिया गया। 120 मिनट की इनसाइड स्टोरी है, लेकिन हम क्यों ये कह रहे हैं, 1962 में क्या हुआ था और 97 दिन के बाद में क्या हो गया, ये बताने के लिए एक और ताजा सबूत हमारे पास में है। और ये सबूत हम आपके लिए लेकर के आए हैं 1962 से, यानी आप ये समझें कि लगभग 58 साल पहले की कुछ चीजें हम आपके लिए लेकर के आए हैं, और इसे भी जूम करके आप दिखाएं। ये दो अलग अलग अखबारों की कतरन है। एक कतरन है 15 जुलाई 1962 की, और दूसरी है 7 जुलाई 2020 की। ये दोनों कतरन कुछ बता रही है। देखें आप, जो 15 जुलाई 1962 का अखबार है, चाइनीज ट्रूप्स विड्रॉ फ्रॉम गलवान पोस्ट। असल में चाइना की फौज 15 जुलाई 1962 को गलवान से विड्रॉ कर गई। तब भी गलवान में घुसपैठ करने की कोशिश की गई थी, जो हम 15 जुलाई 1962 का आपको मैप अभी दिखा रहे हैं। लेकिन क्या हुआ ना कि 97 दिन के बाद इसी गलवान घाटी में फिर से घुसपैठ की, इन्फिल्ट्रेशन हुआ, और उसके बाद 1962 का युद्ध हुआ। अब ये दिखाइए, अब इधर आइए आप। ये 7 जुलाई 2020 का है। लद्दाख में चीन बैकफुट पर, चीन तो बैकफुट पर है। गलवान झड़प के 20 दिन के बाद चीन 2 किलोमीटर पीछे आ गया। लेकिन इस बात की क्या गारंटी है कि चीन फिर उसी तरह की चालबाजी नहीं करेगा। हम फिर से अपने मेन स्टूडियो चलते हैं, और मेजर जनरल जेके परिहार भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। मेजर जनरल जेके परिहार के पास चलेंगे। मेजर जनरल जेके परिहार, जैसा कि अभी मैंने आपको दिखाया कि 1962 में 97 दिन के बाद, गलवान से पीछे हटने के बाद फिर से युद्ध की स्थिति में चीन आ गया था। क्या अभी भी अगर ऐसा होने की संभावना है तो हमारी तैयारी क्या है? देखिए, जहाँ तक 2020 का सवाल है, मुझे नहीं लगता कि वो 62 का रिपीट होगा, वो तो मुझे नहीं लगता है उसकी। और जैसा आपने कहा कि डोभाल साहब ने 2 घंटे में सारी बाजी पलट दी, तो मैं इससे थोड़ा अलग इत्तेफाक रखता हूँ, क्योंकि मैं कूटनीति के उसमें और गवर्नमेंट ऑफिशियल्स में रहा हूँ, डेलीगेशंस वगैरह के साथ में सरकार के कैसे काम करती है, इसकी भूमिका बनाई जाती है। और इसका जो हाईएस्ट सिग्नल जाता है वो हमेशा पीएमओ का, और उनका मिलिट्री कमीशन में वाइस चेयरमैन जो होते हैं वो आर्मी चीफ इक्विवेलेंट होते हैं चाइना में, और प्रीमियर वहाँ के इफेक्टिव आर्मी सुप्रीम कमांडर होते हैं, ना कि हमारे प्रेसिडेंट की तरह जो कि एग्जीक्यूटिव नहीं है। हमारे एग्जीक्यूटिव प्राइम मिनिस्टर है। उस लेवल पे ये पहले ओके होता है, उसके बाद में ये टर्म्स एंड कंडीशंस और ये सारी डिस्कस हुई है। और जैसा मैं आपके चैनल पे पिछले 15 दिन से लगातार बोलता आ रहा हूं कि यही इसका एक सॉल्यूशन था, बिकॉज मैंने प्राइम मिनिस्टर की फेस रीडिंग करके क्लियर हो गया था कि जब इसमें कोई वार की पॉसिबिलिटी नहीं है, क्योंकि माउंटेन एरिया में आपको वार जीतने के लिए 1:12 चाहिए, जबकि दोनों तरफ करीब 1-1 लाख की आर्मी अगर डिप्लॉयड है, एयरफोर्स इतना स्ट्रांग है, और हाई एल्टीट्यूड माउंटेन एरिया में इससे ज्यादा आप डिप्लॉयमेंट कर भी नहीं सकते हैं। तो ये फेस ऑफ जो है टग ऑफ वॉर में ही जाना था, और इसका जो नतीजा जो निकला है वो यही निकला है। जैसा आपने कहा है, मेरी वो ठीक है, रचना बंसल के पास में चलते हैं। जेके परिहार जी, दोबारा लौट करके आ रहा हूं। चीन विवाद में भारत की मदद करेगा अमेरिका, सीधे तौर पर व्हाइट हाउस की तरफ से रचना ये बात कह दी गई है। अगर गलवान से पीछे हटे हैं, एनएसए अजीत डोभाल और उनके काउंटर पार्ट की अगर बातचीत हुई है, और ऐसा लग रहा है कि अब चीन
2 किलोमीटर पीछे जाकर के चीन के तेवर नरम पड़े हैं, थोड़े ढीले पड़े हैं, लेकिन व्हाइट हाउस की एनालिसिस क्या ये कहती है कि अभी भी युद्ध की स्थिति है। जो ये कह दिया गया है कि भारत के साथ अमेरिका खड़ा है, चीन के किसी भी विवाद में सैन्य मदद भी करेगा अमेरिका। दुनिया वाकिफ है, प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत होती नहीं है। चाहे वो कल पीछे हटना हो, चाहे तनाव की स्थिति में अब से थोड़ी देर दिन पहले चीनी सैनिक पीछे हटे हो, या फिर 1962 में उस वक्त भी पीछे हटे थे, 97 दिन बाद युद्ध छेड़ दिया था। लेकिन हिंदुस्तान इस बात को समझता भी है, जानता भी है, और इसीलिए भारत सरकार ने तैयारी की हुई है। आज सुबह ही ताजा खबर आई थी, क्योंकि अब आ रहा है सर्दियों का मौसम, जब हिंदुस्तानी सैनिक वहां पर जमे रहेंगे हौसलों के साथ, हिम्मत के साथ, लेकिन चीनी सैनिकों के लिए टिक पाना मुश्किल होगा। और इसीलिए -50 डिग्री में रहने के लिए भारतीय सैनिकों के लिए सारा साजो सामान जुटाया जा रहा है, जबकि चीनी सैनिक बैकफुट पर जा सकते हैं। आने वाला मौसम भारतीय सैनिकों के लिए अनुकूल है, जबकि चीनी सैनिकों के लिए विपरीत परिस्थितियां पैदा कर सकता है। राशिद, ओके, ठीक है, रशा बंसल आप भी रहें। लेकिन इस बीच एक और बड़ी खबर आ रही है, चीन की मदद के लिए आगे आ गया है पाकिस्तान। अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर पाकिस्तान ने तोपें तैनात कर दी हैं। सियालकोट मुजफ्फराबाद में सेना की तैनाती की गई है। पाकिस्तान ने चीन की मदद से पीओके में रडार लगाए हैं। पीओके में 20 जगह पर पाकिस्तान ने अपने रडार लगाए हैं। भारत और चीन के बीच लद्दाख में चल रहे विवाद के चलते पाकिस्तान भी चीन के समर्थन में किलेबंदी करने में लगा हुआ है। अभी तक की मिली जानकारी के मुताबिक पाकिस्तान ने अंतर्राष्ट्रीय सीमा और एलओसी पर भारत के खिलाफ सेना और अपने तोपखानों की तैनाती की है। अंतर्राष्ट्रीय सीमा से सटे सियालकोट, एलओसी पर मुजफ्फराबाद, करगिल के स्कार्दू में सेना और हथियारों की तैनाती की गई है। अजय जांडियाल ज्यादा जानकारी के साथ जुड़े हैं। एलओसी के बारे में अपडेट अभी का क्या है अजय जांडियाल, क्योंकि ऐसा कहा जा रहा है कि एक तरफ जब चीन के तेवर नरम पड़ने लगे हैं तो चीन का साथ देने के लिए पाकिस्तान एलओसी पर किसी भी तरह का अनरेस्ट क्रिएट कर सकता है। बिल्कुल, शुरू से ही ये जानकारी मिल रही थी कि चीन का साथ पाकिस्तान जरूर देगा और ऐसी ही चीजें आप सामने भी आ रही हैं। जो सूत्रों से मिली जानकारी है उसके मुताबिक बेशक एलओसी पर पाकिस्तान लगातार फायरिंग कर रहा है, आतंकियों की घुसपैठ करवा रहा है, मगर इसके पीछे भी हलचलें चल रही थी। और खासतौर पे आपको बता दूं कि मुजफ्फराबाद, स्कार्दू जो करगिल में पड़ता है, इसके अलावा आपको बता दूं कि जो सियालकोट का इलाका है यहाँ पर पाकिस्तान ने अपनी तैनाती की है, तो यहीं पर जो उसकी भी तैनाती है। इसके अलावा आपको बता दूं तो पाकिस्तान ने चीन की मदद के लिए, ताकि ठीक है, कुछ नेटवर्क इशू आ रहा है। अगली बड़ी खबर, अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ बढ़ लेते हैं हम। सर्दियों के लिए लद्दाख में भारत ने कर ली है बहुत बड़ी तैयारी। सेना के लिए विशेष वर्दी, जूते खरीदने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। -50 डिग्री तापमान को देखते हुए तैयारी की गई है। ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड को यह ऑर्डर दे दिया गया है। साजो सामान खरीदने के लिए यूरोपियन कंट्रीज से संपर्क है। सितंबर तक सेना को उपलब्ध कराया जाएगा सामान। राकेश के पास जा सकते हैं क्या हम? चलिए, राकेश हमारे साथ में नहीं है, लेकिन एक बार हम एक काम कर लेते हैं कि सेना की यह तैयारी क्यों सर्दियों के लिए है। सबसे पहले तो आपको ये हम दिखा देते हैं, क्योंकि गलवान जहां से चीन पीछे हटा है वहां के लिए सेना को भी ये पता है कि चीन किस तरह से चालबाजी कर सकता है, धोखेबाजी कर सकता है। आपको लेकर के चलते हैं टच पैनल स्टूडियो। -50 डिग्री तापमान को देख करके सेना की तैयारी है, लेकिन सेना की तैयारी किस जगह पर है सर्दियों के लिए, यानी ठंड के लिए? आपको एक बार फिर से हम एलएसी के रूट मैप पर लेकर के जाते हैं, जो कि असल में गलवान वैली का रूट मैप है। एक बार दिखाएं यहां पर। हाँ, एकदम ठीक है। आप देखें, ये गलवान वैली आपको नजर आ रही है, और गलवान वैली से लगे हुए जितने भी सपोर्ट कैंप हैं, ये आप देखें, ये जो आपको दो बड़े गोल गोल से स्पॉट नजर आ रहे हैं, ये चाइना के सपोर्ट कैंप हैं। ये गलवान वैली है, और यहां है वो फ्लैश पॉइंट जहां पर भारत और चीन के सैनिक भिड़े थे। अब क्यों ये सर्दियों की तैयारी की जा रही है, जो अभी हमने आपको ब्रेकिंग न्यूज दिखाई है, इसको भी आप समझ लें। क्या होता है ना कि गलवान वैली में अब अक्टूबर नवंबर तक होने ये लगता है कि ज्यादा सर्दियों की वजह से दोनों ही, चाहे भारत के फौजी हों चाहे चीन के फौजी हों, उनके लिए इन परिस्थितियों में पर डटे रहना बहुत ही ज्यादा चैलेंजिंग होता है। भारत के लिए इसलिए चैलेंजिंग होता है क्योंकि इस साइड में -50 डिग्री तक भी टेम्परेचर चला जाता है, और ऐसे में चीन क्या करता है कि इस तरह के सपोर्ट कैंप तैयार करना शुरू कर देता है। और भले ही ये कहता है कि चलिए ठीक है हम पीछे चले गए हैं, लेकिन पीछे जाकर के अपने सपोर्ट कैंप इस तरीके से तैयार करना शुरू करता है। और बड़ी बात यह है कि सपोर्ट कैंप के लिए बहुत स्ट्रैटेजिक वे में चीन चलता है। गलवान के साथ लगे हुए जितने भी ब्रिजेस हैं, ब्रिजेस के दो साइड को ब्लॉक करने के लिए इस तरह के सपोर्ट कैंप तैयार कर लिए जाते हैं। लेकिन आपको हम दिखाते हैं कि क्यों हम ये कह रहे हैं कि मुश्किल वक्त और कमांडो सख्त। क्यों हम ये कह रहे हैं? लद्दाख में सेना ने शुरू कर दी है सर्दी की तैयारी। एलएसी पर 50 डिग्री में तैनात रहेंगे जवान।
सेना ने विशेष तंबू खरीदने की प्रक्रिया शुरू की है और सैन्य वर्दी, जूते खरीदने का भी प्रोसेस शुरू हो गया है। ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड यानी OFB को इस चीज का ऑर्डर भी दे दिया गया है। पहले से ही तैयारी हम पूरी रखेंगे। रक्षा मंत्रालय खरीद के लिए यूरोपियन कंट्रीज के संपर्क में है, क्योंकि ये कहा जाता है कि यूरोपियन कंट्रीज से जितने भी साजो सामान आते हैं पूरी तरह फुल प्रूफ होते हैं। सितंबर तक सामान सेना को उपलब्ध करा दिया जाएगा। इसका मतलब यह है, मेजर जनरल JKS परिहार, अगर हम ये प्रोक्योरमेंट कर रहे हैं, अगर पहले से ही हम तैयारी कर रहे हैं, तो क्या बिल्कुल हमारे लिए क्लियर है कि चीन पीछे हटा है, लेकिन इसके बावजूद भी हमें तैयार रहना बेहद जरूरी है। आप मुझे 2 मिनट दीजिए, मैं पूरा आपका कवर कर दूंगा। पहली बात तो मैं आपको बता दूं कि मैं लद्दाख में जिस जगह में रहूंगा टेम्परेचर -40 था। मैं जो है 1984 से सियाचिन ग्लेशियर में ये ऑपरेशंस कर रही और 99 के बाद में वहां पर पूरा जो डिप्लॉयमेंट जितना काफी ज्यादा है और उन सबको ये जितने सामान आप प्रोक्योरमेंट की बात कर रहे हैं ये सारे प्रोवाइडेड हैं। वहां पर जो है फैब्रिकेटेड टेंट्स वगैरह होते हैं, ड्रेसेज होती है, सारी है। तो आप निश्चिंत रहिए कि ये प्रोसीजर है, ये एक रेगुलर प्रोसीजर है और इसमें थोड़ी ऑगमेंटेशन इसलिए हुआ है कि हमारी आर्मी बढ़ गई है। वहां पर जो डिप्लॉयमेंट है वो पहले से 30-40 हजार के करीब हो सकता है बढ़ गया हो। और गलवान वैली और जितना भी ये डेप्सोंग का एरिया है और गोगरा पॉइंट्स हैं, हॉट स्प्रिंग है, यहाँ पर ऑपरेशनल आपके डिप्लॉयमेंट आपको अब रखना पड़ेंगे इंडेफिनेट पीरियड के लिए। जो फेस ऑफ में 3 किलोमीटर का एरिया जो है वो बफर जोन रहेगा। मेरे हिसाब से चाइना को कम से कम जो है 12 से 14 किलोमीटर पीछे जाना बहुत जरूरी है और ये हमको देखना है। पर आपको भी वो पीछे करने की कोशिश कर रहे हैं और कुछ आप भी करते हैं। तो अल्टीमेटली जो भी उठाव पटक सरकना हो रहा है वो हमारे ही क्लेम एरिया में हो रहा है। तीसरा मैं आपको बताऊंगा कि गलवान वैली पूरी जो है वो हमारे पास में नहीं है। अक्साई चीन में इसका जो फ्लैटिंग पार्ट है वो अक्साई चीन के अंदर में गया है, ऐसे ही डेप्सोंग का है। और वो एरिया जो प्लेटू टाइप का है वहां पर उन्होंने चाइनाज में पूरे अपने डिप्लॉयमेंट किए हुए हैं। उन्होंने वहां पे परमानेंट आर्मी, उनके एस्टेब्लिशमेंट और हेलीपैड, एयरफील्ड वगैरह सारे बने हुए हैं। तो उनको वहां हमारे अंदर गलवान वैली में आने में बहुत कम टाइम लगता है। हमारा प्रॉब्लम आप सभी को रोकना पड़ रहा है। बहुत बड़ी खबर आ रही है, बहुत बड़ी खबर आ रही है। सामरिक लिहाज से एक और भारत की बड़ी जीत हुई है। इस वक्त की ब्रेकिंग न्यूज है कि भारत के दबाव के बाद बैकफुट पर आ गया है नेपाल। भारतीय सीमा पर 2 अस्थायी पोस्ट हटा दी है नेपाल ने। नेपाल के गृह मंत्रालय के आदेश पर यह एक्शन लिया गया है। पिथौरागढ़ जिले से सटे बॉर्डर पर ये चौकियां हटाई गई हैं। सेना के जवानों को मुख्यालय लौटने को कहा गया। लिपुलेख गर्भाधार मार्ग से चीन सीमा तक भारत की पहुंच होते ही तेवर दिखाने वाले नेपाल के मिजाज अब कहना चाहिए कि नरम पड़ने लगे हैं। नेपाल ने भारत से लगी सीमा पर नेपाल सशस्त्र बल की 2 अस्थायी पोस्ट को अचानक ही हटा दिया और जवानों को हेडक्वार्टर जाने के आदेश दिए गए हैं। अब सीमा पर महज 3 अस्थायी पोस्ट हैं। रचना बंसल, क्या नेपाल के तेवर भी ढीले पड़ गए हैं? चूंकि नेपाल ये जानता है और नेपाल में जिस तरीके से केपी शर्मा ओली के लिए भी मुसीबत खड़ी हो गई, अपने ही घर में वो घिर गए, भारत का विरोध करना उन्हें महंगा पड़ गया। ऐसे में अब नेपाल भी ये जानता है, समझता है कि भारत का विरोध करेगा तो नुकसान उन्हें झेलना पड़ेगा। साथ ही साथ चीन जो कि ऐसा है कि किसी का सगा नहीं है और ऐसा नहीं है कि किसी को उसने ठगा ना हो, ये बात नेपाल भी जानता है, समझता है। पाकिस्तान का भी दोस्त बनता है और पाकिस्तान को भी ठगने में वो किसी तरह की कोर कसर छोड़ता नहीं है। धीरे धीरे जो भी चीन के करीबी देश हैं या फिर दोस्ती निभाने वाले देश हैं, धीरे धीरे उनकी समझ में भी आ रहा है कि चीन की फितरत में ही चालबाजी है और इसीलिए नेपाल की तरफ से ये बड़ी खबर है जो कि भारत के लिहाज से अच्छा संदेश दे रही है। और अगर इसी तरीके से चीन को भी समझ में आ जाए तो चीन के लिए भी बेहतर होगा, क्योंकि आपने अभी इससे थोड़ी देर पहले अपडेट भी किया कि यूएस की तरफ से भी भारत को आश्वासन मिल गया है कि अगर किसी भी तरह की युद्ध की स्थिति होती है तो भारत किसी भी लिहाज से अकेला नहीं है। डोनाल्ड ट्रंप का गुस्सा बार बार चीन के लिए जग जाहिर है। क्या ये माना जाए, मेजर जनरल JKS परिहार, क्या ये माना जाए ये एशियन लिहाज से और एशिया के सरजमी के लिहाज से भारत की बहुत बड़ी मजबूती है कि नेपाल ने भी अस्थायी पोस्ट हटा दी है। 12 घंटे पहले गलवान से 2 किलोमीटर पीछे चीन हट गया है। इस लिहाज से हम श्रीलंका पर, नेपाल पर, मालदीव्स पर या भूटान पर, म्यांमार पर, इन सभी पर हम अच्छा खासा प्रेशर बना पा रहे हैं। देखिए, राजनीति, कूटनीति और मिलिट्री स्ट्रेटेजीज में आप कोई भी इंटरप्रिटेशन एक छोटी बात को लेकर नहीं कर सकते। आपको थोड़ा टाइम चाहिए। सिग्नल्स पॉजिटिव हैं, मैं ये मानता हूं सिग्नल्स पॉजिटिव हैं। और नेपाल में अनरेस्ट हो रहा है, उनकी कम्युनिस्ट पार्टी के अंदर ही फूट जबरदस्त हो गई है और ओली साहब की सरकार बचाने के लिए चीन पूरी कोशिश कर रहा है। उन्होंने अपने एम्बेसडर को इस काम में लगा रखा है।
पर मुझे लगता है कि ये सरकार गिरेगी और वहां पर एक ऐसी सरकार आएगी जो दोनों देशों को बैलेंस करेगी और वो भारत की तरफ उसका झुकाव बना रहेगा। ठीक है। तो ये मैं मान के चलता हूँ। अमेरिका के लिए अमेरिका का जहां तक सवाल है, मैं थोड़ा कॉशियस हूँ। मैं नवंबर के वहां के इलेक्शन का इंतजार कर रहा हूँ, क्योंकि ट्रंप साहब जो है वो भारतीय वोटों का जो इंडियंस वहां पर एकदम उसके ठीक लिए आप कह रहे काफी हैं कि ट्रंप पुश साहब कर रहे आज हैं। कुछ कहते हैं और कल को कुछ और कह देते हैं, और इसीलिए बिल्कुल ठीक है, आपकी एप्रीहेंशन बिल्कुल समझ में आ रही है मुझे भी। जेकेएस परिहार जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। रचना बंसल, आपका भी इस